गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ पार्ट 2, जिसमें हम आज पढ़ेंगे सीलियरी मूवमेंट के बारे में। कल लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ के पार्ट 1 में हमने पढ़ा था स्यूडोपोडियल मूवमेंट। तो आज हम देखते हैं कि संघ प्रोटोजोआ जो होता है उसकी एक क्लास होती है सीलिएटा। इनके जंतुओं में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए या लोकोमोशन करने के लिए कुछ विशेष ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम पक्षमाभ या सीलिया कहते हैं। तो इन सीलिया की सहायता से जो लोकोमोशन होता है वो सीलियरी मूवमेंट कहलाता है। ये सीलिया पूरे शरीर पे पाए जाते हैं और इनका विकास काइनेटोसोम से होता है। सीलियरी मूवमेंट जो है वो सबसे इट इज़ द मोस्ट एडवांस कॉम्प्लिकेटेड एंड कोऑर्डिनेट मोड ऑफ द लोकोमोशन। सीलिया क्या होते हैं? ये पहले बहुत छोटे छोटे रोम के समान प्रोटोप्लाज्मिक कुछ माइक्रोफाइबर प्रवर्ध होते हैं, यानी कि छोटे छोटे हेयर समान स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सेंट्रियोल बेस्ड और प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस होते हैं। सेंट्रियोल से इनका उद्भव होता है और ये कई प्रोटोजोन, जैसा कि अभी मैंने बताया, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका ये विशेष लक्षण होता है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो सीलिया की जो संरचना होती है वो कशाब यानी कि फ्लैजिलम की तरह ही होती है और ये कई यूकैरियोटिक सेल्स से बाहर की ओर निकले होते हैं। सीलिया जो दूसरे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, उसी की तरह ही इनके ऊपर भी मेम्ब्रेन पाई जाती है और इसकी संरचना भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान ही होती है। सीलिया के चारों तरफ जो झिल्ली पाई जाती है उसकी मोटाई लगभग 19 एंगस्ट्रॉम तक होती है और इसके अंदर की तरफ एक जलीय पदार्थ भरा होता है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। अगर हम सीलियरी अरेंजमेंट की बात करें तो हम ये देखते हैं कि जो प्रत्येक सीलियम होता है, यानी कि जब एक सीलियम होता है उसे हम सीलियम कहते हैं। वो एक बेसल बॉडी है जिसे हम काइनेटोसोम कहते हैं, उससे इसका उद्भव होता है। और सीलिया को हम यहाँ दो मेन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं। ए है इसका पार्ट वो जिसे हम कहते हैं बेसल बॉडी या काइनेटोसोम या काइनेटोकोर, विच लाइज बिलो टू द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि ये सेल मेम्ब्रेन के नीचे स्थित होता है। और उसका जो सेकंड पार्ट होता है शाफ्ट, विच वाज शॉर्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लाइज अबव द पेलिकल, ये पेलिकल के ऊपर स्थित होता है। और इस प्रकार से अलग अलग जो जातियाँ होती है इनमें इनका आकार या जो इसकी लेंथ होती है वो भी अलग अलग हो सकता है। ये जो सीलिया होता है, द सीलिएचर कैन बी डिवाइडेड इनटू बॉडी और सोमेटिक सीलिएचर व्हेन द सीलिया अकर ओवर द बॉडी सरफेस एंड द ओरल सीलिएचर विच इज कन्फाइंड टू द माउथ रीजन। इसका मतलब ये है कि ये सीलिया भी दो प्रकार के हो सकते हैं। यदि ये सीलिया किसी जंतु की पूरी बॉडी पे प्रेजेंट हो तो वो सोमेटिक सीलिएचर कहलाता है। और यदि कुछ जंतु ऐसे होते हैं प्रोटोजोआ में जिनमें पूरी बॉडी पे ये सीलिया प्रेजेंट ना होकर सिर्फ इसका जो माउथ रीजन है वहीं पे प्रेजेंट होते हैं, तो इस प्रकार के सीलिया को हम ओरल सीलिएचर कहते हैं। अब हम इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं। जो इसका शाफ्ट होता है, द शाफ्ट ऑफ अ सीलियम इज कंपोज ऑफ 9 फाइब्रिल्स और 9 पेयर्ड माइक्रोट्यूबुल्स विच with central pair of single tubule called the axonium surrounded by a membrane which is continuous with the pellicle। यानी कि इसमें मैट्रिक्स के अंदर जो 9 पेरिफेरल और जो 2 सेंट्रल फाइब्रिल्स या माइक्रोट्यूबुल्स जो पाई जाती है, इन तंतुओं का व्यास लगभग 360 एंगस्ट्रॉम और जो सेंट्रल माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं उनका व्यास लगभग 150 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ये जो पेरिफेरल
माइक्रोट्यूबुल्स जो होते हैं ये 2 सब यूनिट्स के बने होते हैं, जिन्हें हम उपतंतुक ए या बी कह सकते हैं। यहाँ इसका स्ट्रक्चर है जिसमें हम देख सकते हैं। और जो सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल होता है वो सिंगल होता है, लेकिन ये इसके ऊपर एक आवरण पाया जाता है। एक आवरण से ये ढके रहते हैं और ये जो आवरण होता है वो लगभग 50 एंगस्ट्रॉम तक मोटा होता है। The exonym is composed of a ring-like 9 doublet peripheral microtubules situated around 2 central singlet microtubules। इस व्यवस्था को अपन 9x9+2 व्यवस्था कहते हैं। दोनों जो केंद्रीय तंतुक यानी कि जो सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं वो एक सम्मिलित आवरण से ढके हुए होते हैं, और केंद्रीय तंतुओं के बाहर के आवरण से 9 छोटे छोटे प्रोजेक्शन के समान संरचनाएं निकलती रहती है, जो कि ये सब यूनिट ए तक पहुंचती रहती है। इसलिए एक तरह से ये एक कार्ट व्हील के समान स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये स्ट्रक्चर को हम यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसमें पेरीफेरल पेयर्स और जो सेंट्रल पेयर्स है वो साफ दिखाई दे रहे हैं। The average diameter of microtubules varies from 180 to 250 angstrom, and all the microtubules of exonyms are composed of globular protein called tubulin। इसके अंदर जो एक्सोनिम होता है और ये जो माइक्रोट्यूबुल्स बनी होती है, इसमें एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जिसे हम ट्यूबुलिन कहते हैं। और एक जो ट्यूब है यानी कि एक जो माइक्रोट्यूबुल है, जो पेरीफेरल इसका जो ग्रुप है वो छोटा होता है, और ये इसमें जो सब यूनिट्स पाई जाती है वो 13 सब यूनिट्स होती है। और जो इनकम्प्लीट वाला इसकी यूनिट होती है उसके अंदर 10 to 11 सब यूनिट्स पाई जाती है। इसी प्रकार से जो सेंट्रल वाले दोनों माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं वो दोनों अनपेयर होते हैं और एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, और इनको हम C1 और C2 कहते हैं। अब हम देखते हैं कि एक जो प्रोटोजोन होता है वो किस प्रकार से सीलिया की सहायता से मूवमेंट करता है, जिसे कि हम सीलियरी मूवमेंट कहते हैं। एक जो फ्री स्विमिंग जो सीलिएट होता है वो एक स्पाइरल पाथ में, यहाँ पर वो एक स्पाइरल पाथ में आगे की ओर बढ़ता है। किस तरह से इनमें होता है? सीलियरी गमन करने के लिए वैसे पैरामीशियम एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। पैरामीशियम की पूरी सतह पर जो पक्षमाभ या सीलिया होते हैं वो इसकी पूरी सतह पर पाए जाते हैं, और पैरामीशियम में सीलिया के द्वारा संपन्न होने वाला लोकोमोशन ही मुख्य प्रकार का लोकोमोशन है। यहाँ पर ये गति करते समय 2 प्रकार के स्ट्रोक यहाँ पूरे होते हैं सीलियरी मूवमेंट में। यहाँ पहला होता है इफेक्टिव स्ट्रोक और सेकंड होता है रिकवरी स्ट्रोक, या जिसे हम इफेक्टिव स्ट्रोक को पावर स्ट्रोक भी कहते हैं, रिकवरी स्ट्रोक या बैकवर्ड स्ट्रोक कहलाता है। तो इन 2 स्ट्रोक की सहायता से एक सीलियरी मूवमेंट जो होती है वो कंप्लीट होती है। तो पहले हम देखते हैं कि इफेक्टिव स्ट्रोक में क्या होता है। ये स्ट्रोक बहुत तीव्र होता है और इसमें सीलिया झुके हुए और दृढ़ रूप से पतवार के समान जल से टकराते हैं, जिससे कि जल जो होता है वो पीछे की तरफ धकेला जाता है और इससे शरीर आगे की ओर बढ़ता है। इसमें हम देख सकते हैं फर्स्ट वाले चित्र में। सेकंड जो इसका जिसे हम रिकवरी स्ट्रोक या बैकवर्ड स्ट्रोक कहते हैं, ये जो होता है रिकवरी स्ट्रोक ये इफेक्टिव स्ट्रोक की तुलना में थोड़ा धीरे होता है, और इसके अंदर सीलिया थोड़े से लूज हो जाते हैं, और इसमें ये धीमी गति से जल को कम से कम प्रतिरोध करते हुए पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। पैरामीशियम के जो सारे सीलिया होते हैं वो एक साथ गति नहीं करते हैं, बल्कि एक लंबी पंक्ति में उपस्थित सीलिया एक तरंग के रूप में आगे से पीछे की तरफ एक के बाद एक ये स्पंदन करते रहते हैं। जैसा हम देख रहे हैं कि जो जितने भी सीलिया है उनकी अलग अलग एक समय में उनकी सबकी स्थिति अलग अलग है। इस तरह की स्पंदन गति को हम मेटाक्रोनल रिदम कहते हैं।
जब एक अनुप्रस्थ पंक्ति में पाए जाने वाले सब सीलिया एक साथ स्पंदन करते हैं तो इसे हम सिंक्रोनस बीट कहते हैं। और गति करते समय पैरामीशियम कभी भी सीधी रेखा में गमन नहीं करता है, बल्कि एक राइफल की गोली की तरह एक अक्ष पर लेफ्ट की तरफ चक्कर लगाते हुए एक पूरे स्पाइरल रूप में आगे बढ़ता है। और आगे की तरफ गति करते समय ये जो तरंगे होती है वो उसे पीछे से अगले छोर की तरफ ले जाती है, जिसके कारण ये जो गति होती है इसके दो कारण होते हैं। एक तो सीलिया जो होते हैं वो बिल्कुल पीछे की तरफ स्पंदन न करके दाहिनी तरफ स्पंदन करते हैं, और इसके कारण क्या होता है, एनिमल थोड़ा बाई तरफ झुककर चक्कर खाते हुए आगे की अक्ष पर यहाँ पर ये बढ़ता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पैरामीशियम में सीलियरी जो गमन होता है या सीलियरी लोकोमोशन पाया जाता है, जिससे कि वो आगे की ओर बढ़ता है, और उसमें मेन रूप से दो स्ट्रोक पाए जाते हैं, इफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक। अब इसकी जो मेटाक्रोनस रिदम है, इसे समझाने के लिए दो प्रकार की थ्योरीज या दो व्यूज दिए गए थे, जो कि हमें ये बताता है कि जो ये मेटाक्रोनस रिदम होती है वो किस प्रकार से संपन्न होती है। पहला है टेलर्स फाइबर थ्योरी, जो कि 1964 में दी गई थी। He proposed that metachronous rhythm movement of cilia are controlled by infraciliary system which coordinates the beating of cilia। ये बताता है कि जो सीलिया का जो मूवमेंट है वो उसके इंफ्रासिलियरी सिस्टम के द्वारा ही नियंत्रित होता है, जिससे कि यहाँ पे बीटिंग ऑफ सीलिया जो है वो संपन्न हो पाता है, और इससे एक मेटाक्रोनस रिदम उत्पन्न होती है, जिसके कारण एनिमल आगे की ओर बढ़ता है। एक और थ्योरी एकार्ट के द्वारा दी गई थी, जो कि इलेक्ट्रोपोटेंशियल थ्योरी कहलाती है। ये 1972 में दी गई थी। उसने ये बताया कि जब इफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक की क्रिया संपन्न होती है तो उस दौरान जो पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन होता है, इस पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन के कारण एक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो उत्पन्न होता है। इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण मेटाक्रोनिक रिदम संभव हो पाती है, और उसके कारण एनिमल यहाँ पर सीलियरी मूवमेंट को प्रदर्शित करता है। He proposed that the potential differences are created by polarization and depolarization during an effective and a recovery stroke of each cilium, which are responsible to maintain the metachronic rhythm। तो इस प्रकार से ये दो थ्योरीज दी गई थी, जो कि हमें सीलियरी मूवमेंट के बारे में बताती है। धन्यवाद।